जो लोग ये कहते हैं कि इस देश को विशेष संप्रदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, तो ये बात आज भारत की जनता और वो लोग जो इस बात को लेकर, जो लोग इस खान वर्ड को या शांति प्रिय समुदाय या इस तरह विशेष संप्रदाय के लोगों को टारगेट करते हैं, उनका उद्देश्य भारत के अंदर मतभेद पैदा करना है, भारत के अंदर नफरत फैलाना है और आतंकवादी और घटिया सोच का वितरण करना है। अगर खान को या विशेष संप्रदाय के लोगों को इस देश में टारगेट किया जाता तो आज शाहरुख खान नहीं होते, वो एक साधारण से कलाकार होते। ये जो केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार का उद्देश्य इस देश से गंदगी को रिमूव करना है, चाहे वो गंदगी बॉलीवुड से आ रही है या देश के किसी भी हिस्से से आ रही है। ये समाज के लिए एक बहुत ही बुरा संदेश है कि जिन एक्टर्स को, जिन नेताओं को, जिन लोगों को, जिन अभिनेताओं को हम लोग अपने आइडल्स और आदर्श मान के उनको फॉलोअप कर रहे हैं, तो कृपया ऐसा अंधा अनुकरण हमारे जैसे समाज के लोगों को नहीं करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सवीन वानखेड़े को कहीं ना कहीं अब फंसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मामला भी सामने आ रहा है। आपको बता दें, आर्यन खान को अभी तक जमानत नहीं मिली है, लेकिन जो नवाब मलिक है, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो अब समीर वानखेड़े पे तमाम उन्होंने आरोप भी लगाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि समीर वानखेड़े जो है वो बॉलीवुड स्टार से पैसा वसूलते, 25 करोड़ का उन्होंने आरोप भी लगाया। जिसके बाद समीर वानखेड़े ने अपनी सफाई भी पेश की कि इन सब आरोपों से उन्होंने अपने आप को खारिज बताया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो एनसीबी, जो समीर वानखेड़े ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनको क्यों महाराष्ट्र सरकार दबाने की कोशिश कर रही है? और सवाल यह भी कि क्या खान है के बेटे हैं, सिर्फ इसीलिए उन्हें टारगेट किया जाता है क्योंकि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनका तो यही कहना है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट सुमन अर्पण जी मौजूद है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने में। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरीके से आर्यन खान को क्रूज में गिरफ्तार किया गया, समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप की बौछार की जा रही नवाब मलिक की तरफ से, पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या? क्रूज के अंदर आर्यन खान को ड्रग्स लेते हुए पाया जाना अपने आप में ही बहुत ही संजीदा गुनाह है। आर्यन खान और उसके दोस्त पूरी तरह से उससे पार्टी में ड्रग्स के नशे में पूरी तरह से चूर थे। और रही बात जिस तरह से वानखेड़े के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वानखेड़े जी का एक स्टेटमेंट बार बार आ रहा है कि मुझे अपने देश के लिए, जब तक इस देश में जरा सी भी ड्रग्स अवेलेबल है, तब तक मैं इस देश के ड्रग्स के खिलाफ लड़ता रहूँगा और हम सब वानखेड़े जी के साथ हैं। और जिस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने 25 लाख की ब्राइब की मांग की, 25 करोड़ की ब्राइब की मांग की और 18 करोड़ की ब्राइब की सेटिंग हुई, तो ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है उनके ऊपर। अगर उन्होंने 18 करोड़ या 25 करोड़ की ब्राइब की मांग की होती, और शाहरुख खान जैसे इंसान के लिए 18 या 25 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस ब्राइब को तो वो उसी वक्त दे सकते थे। लेकिन वानखेड़े जी का एक ही टारगेट है कि इस देश से ड्रग्स को ख़त्म करना। चाहे वो सुशांत मर्डर केस हो, पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं, 1.5 साल हो गए जब से सुशांत मर्डर केस हमारे सामने आया, लगातार ड्रग्स के जो स्कैंडल्स हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। कभी इसमें जया बच्चन इन्वॉल्व हैं। तो जितना भी बॉलीवुड है हमारा, जो बॉलीवुड जिसको हम समाज का आईना समझते हैं, और वही सब लोग इन सब चीज़ों में, बड़े बड़े ख़ानदानों के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं ड्रग्स के नशे में, और वही हमारे समाज को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, वो हमारे समाज की जो एक गंदगी परोस रहे हैं, उस गंदगी के खिलाफ वानखेड़े की एक जंग है। तो 18 करोड़ का अमाउंट जो है वो एक वानखेड़े जैसे इंसान को उसके पथ से भ्रष्ट वो नहीं हिला नहीं सकता, जो सीधी सी बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये, और जो सबसे नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के नेता हैं, उनका सबसे बड़ा टारगेट क्या है? जो शाहरुख खान जी है, उनके संबंध किसके पास? क्या उनके पास पावर नहीं है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके पास नहीं है? तो वो कभी भी किसी भी तरह से अपने बच्चे को आराम से छुड़ा सकते थे। पावर, पैसा, हर चीज़ का उपयोग करें, लेकिन यहाँ बात पावर और पैसा क्यों उनका यूज़ नहीं हो रहा? जिस इंसान के संबंध बड़े बड़े दाऊद जैसे लोगों के साथ है, बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ उनके सीधे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके साथ बैठ के वो लंच डिनर करते हैं, महाराष्ट्र के नेताओं के साथ उनके सीधे कॉन्टैक्ट्स हैं, क्यों वो उनके बच्चे को नहीं बचा पा रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका बच्चा आरोपी है और वो इस दोष में, इस अपराध में संलिप्त है। और जो उनके फ़ोन पे चैट पाई गई, जैसे अभी अभी अनन्या पांडे जी का भी लैपटॉप और फ़ोन्स कस्टडी में ले लिए गए हैं, तो जिस तरह की चैट्स और जिस तरह के एविडेंस अवेलेबल हुए हैं, उसके बिहाफ पर उनकी जमानत पहले भी खारिज हुई थी, और आज फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर उनकी जमानत की याचिका की सुनवाई है, जिसका आइटम नंबर 57 है। लेकिन जो ड्रग्स मैटर्स होते हैं, इसके अंदर जो NDPS एक्ट सेक्शन 29 है, वो एक नॉन बेलेबल है।
तो अकॉर्डिंग टू इस रूल्स और रेगुलेशंस आज भी उनकी जो ये याचिका है इसको खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इस देश में इस तरह से ड्रग्स माफिया चलता रहेगा तो देश का जो युवा पीढ़ी है, जो देश की युवा पीढ़ी है, वो गुमराह होती रहेगी। क्योंकि युवा पीढ़ी अगर गुमराह हो गई तो भारत का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। मैम, इतना दबाव बनाया गया समीर वानखेड़े पे कि उन्हें दिल्ली आना पड़ा, अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। क्या महाराष्ट्र सरकार की संलिप्तता है ड्रग्स केस में उसको बचाने के लिए? क्योंकि अगर खुलेगा केस, अगर और आगे जांच होगी तो तमाम नेता के नाम भी सामने आ सकते हैं महाराष्ट्र सरकार में। मैं ये कहूँगी कि ये इंटरनेशनल ड्रग्स कॉन्स्पिरेंसी चल रही है वानखेड़े के खिलाफ, ठीक है। कभी तो आप उनका नाम, उनके फादर का नाम भी आप किसी मुस्लिम के साथ जोड़ देते हो, ठीक है, कि आप दलित नहीं थे, आपने अपने एक्ट का यूज़ किया, आपने आरक्षण लेने के लिए, हाँ, उनके फादर के नाम के साथ दाऊद लगाया गया, ठीक है, जो उनके फादर के नाम के आगे, और उनकी मदर के नाम के साथ भी जाहिदा या जाहिरा खान बेगम लगाया गया, जो ट्विटर्स के ऊपर फोटो शेयर की जा रही हैं। 2006 में उनकी मैरिज के बारे में बताया कि उन्होंने डॉक्टर आयशा बेगम के साथ शादी की, जबकि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था डॉक्टर शबाना बेगम के साथ उन्होंने मैरिज की, और उसके बाद उन्होंने 2016 में डाइवोर्स ले लिया, उनसे लीगली डाइवोर्स लेकर उन्होंने दोबारा मैरिज की, जो क्रांति वानखेड़े जी के साथ उन्होंने दोबारा। तो उनकी पर्सनल लाइफ को इतना डिस्ट्रैक्ट करके एक इंसान को, देखिए आप किसी भी इंसान को क्यों गिराएंगे? आप एक इंसान को, जैसे अगर आपने किसी औरत को तोड़ना हो तो आप उसके चरित्र पर उंगलियां उठाते हैं, और किसी पुरुष को तोड़ना हो तो आप उसके कार्यशैली पर आरोप लगाते हैं, आप उसकी ईमानदारी पर आरोप लगाते हैं। तो वानखेड़े जी की ईमानदारी पे आपने प्रश्न चिन्ह लगाकर आप उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हो, और आप उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप जनता के सामने, आप सारे के सारे, यहाँ पर मैं ये कहूँगी जो महाराष्ट्र सरकार है, ठीक है, वो महाराष्ट्र सरकार एक शाहरुख खान के सपोर्ट में आकर कि वानखेड़े जी को जो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं उन सबको तोड़ने की एक साजिश चल रही है। जिस तरह से मैंने कहा है कि इंटरनेशनल ड्रग्स कॉन्स्पिरेंसी आप लगा लीजिए, कि क्योंकि जो ये सारा का सारा माफिया गैंग है, जो ड्रग्स का ये जो स्कैंडल चल रहा है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं चल रहा, ये विदेशों से जो ड्रग्स आ रहा है, इन सब में हमारे देश के, आपने खुद भी देखा होगा, किसी टाइम ऐसा था कि संजय दत्त भी ड्रग्स मामले में पकड़े गए, ठीक है। उसके बाद सुशांत मर्डर केस है, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ टाइम टू टाइम बॉलीवुड के जो अभिनेता इन सारे मैटर्स में पकड़े जाते हैं। तो ये जो चीज़ें चलती आ रही हैं, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जो मैं कह लूँ कि अंडरवर्ल्ड कह लो, डॉन्स कह लो, ये सारे के सारे इन सारे मैटर्स के अंदर संलिप्त हैं। और मैं ये समझ में नहीं आता कि भारत की युवा पीढ़ी को गुमराह करने के लिए तो ये इन लोगों को माध्यम बनाते हैं कि देखो हमारे बच्चे रेव पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो आप जैसे लोगों के, समाज के जो लोग हैं वो भी रेव पार्टीज़ में, डिस्को पार्टीज़ में जाके इंजॉय क्यों नहीं करते? क्योंकि नशा एक बुराई है, नशा एक ऐसा डाक है, एक अंधकार है। अगर एक बार इसमें भारतीय समाज संलिप्त हो गया तो इस नशे के बाहर कोई जीवन नहीं है, उसके बाद सिर्फ मृत्यु ही है। जैसे हमने आप सुशांत मर्डर केस में देखा कि मौत, ठीक है, और रिया चक्रवर्ती भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो सिर्फ कुछ पैडलर्स दिखाई देते थे कि एक पैडलर आया, उसने बेचा, उसने खरीदा, लेकिन जो उसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेंसी चल रही है, उस कॉन्स्पिरेंसी तक पहुंचने की वानखेड़े कोशिश कर रहा है कि आखिर बॉलीवुड में चल क्या रहा है, और ये उस तह तक ना पहुंच जाए कि वास्तव में असली तह कहाँ है, और भारत के अंदर ड्रग्स की सप्लाई कहाँ से हो रही है, विदेशों में कहाँ से हो रही है, उस तह तक पहुंचने की, उस खोज तक को पूरा करने की कोशिश को रोकने के लिए वानखेड़े जी को टारगेट किया जा रहा है। मैम, एक सवाल ये भी कई बार उठा है जब से आर्यन खान को जेल हुई है कि वो खान का बेटा है। ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, ये लोग कह चुके हैं कि इस देश में मुसलमान के बेटे को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि विशेष समुदाय का है। सबसे पहली बात तो आरुषि जी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि इस देश को विशेष संप्रदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, तो ये बात आज भारत की जनता और वो लोग जो इस बात को लेकर, जो लोग इस खान वर्ड को या शांति प्रिय समुदाय या इस तरह विशेष संप्रदाय के लोगों को टारगेट करते हैं, उनका उद्देश्य भारत के अंदर मतभेद पैदा करना है, भारत के अंदर नफरत फैलाना है और आतंकवादी और घटिया सोच का वितरण करना है। भारत में विशेष संप्रदाय के लोगों को कभी भी टारगेट नहीं किया गया। आर्यन खान को इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया कि वो एक खान है, आर्यन खान को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो उस वक्त उनके पास ड्रग्स अवेलेबल हुई और वो ड्रग्स उन्होंने ले रखी थी, जो उनकी मेडिकल जांच के अंदर आया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर
खान को या विशेष संप्रदाय के लोगों को इस देश में टारगेट किया जाता तो आज शाहरुख खान नहीं होते, वो एक साधारण से कलाकार होते। आज आमिर खान नहीं होता, एक साधारण सा कलाकार होता। आज सलमान खान नहीं होता, एक जनरल सी पर्सनैलिटी होती जिसकी कोई पहचान नहीं होती। तो आप जैसे भारत की भोली वाली जनता ने एक एक्टर को देखा, आपकी कला को देखा, आपकी प्रतिभा को देखा और उसको सलाम किया और इसीलिए उन्होंने आपको बेस्ट एक्टर बनाया। अगर आप भारत के टॉप बेस्ट एक्टर्स में से देखिए तो तीनों चारों पांचों एक्टर्स जो हैं वो सब के सब खान हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमेशा भारत में खान्स को या शांति विशेष संप्रदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है? तो ये जो इल्ज़ाम है ये झूठा और बेबुनियाद है। भारत कभी भी, ना तो भारत के लोग और ना ही भारत की जो जनता है या भारत का जो न्याय है, जिस तरह से इन्होंने ये बात की कि हाँ कि भारत की जो न्याय प्रथा है या न्यायालय है वो भी टारगेट्स करते हैं, तो ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद आरोप है। हमारे संविधान में न्याय और कानून सभी के लिए समान है। अगर कोई भी न्यायालय, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट्स हो, वो कभी भी हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से कभी भी अपने डिसीजंस नहीं लेता। और ये क्योंकि मैम ये शाहरुख खान ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था क्योंकि मुसलमान है इसलिए ये चीज़ें होती। देखिए, शाहरुख खान जी का जो ये स्टेटमेंट था ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद था। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, जो बल्कि फ्रस्ट्रेशन के अलावा मैं ये कहूँगी कि आज उन्होंने वो अपनी एहसान फरामोशी दिखा दी कि मैं कितना बड़ा एहसान फरामोश हूँ कि भारत की जनता ने मुझे सर पर बिठाया और मैं भारत के न्यायालयों को, भारत के न्यायाधीशों को क्या दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे के लिए जो इंसाफ कर रहे हैं कि कोई भी, अगर वहाँ पे कोई भी इंसान जज की कुर्सी पे बैठा है, वो हिंदू है या मुस्लिम है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक न्यायाधीश है और वो न्यायाधीश की दृष्टि से ही देखता है, वो शांति समुदाय या हिंदू समुदाय को नहीं देखता। तो जो शाहरुख खान जी का ये बयान था झूठा और बेबुनियाद है। अगर इस तरह के हिसाब से, इस तरह से धर्म के हिसाब से इस देश में जजमेंट्स आने लग गई, धर्म के हिसाब से इस देश के अंदर क्या कहते हैं फैसले लिए जाने लगे, तो फिर तो देश का बंटवारा उसी हिसाब से हुआ था। तो इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कर दीजिए। अगर अगर एक भी जज इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दे और आपके साथ दोगला व्यवहार करे या खान शब्द का वो करे, तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हिंदुस्तान के संविधान में पॉसिबल ही नहीं है। ये एक इम्पॉसिबल सी बात है जो आप कह रहे हैं और आपका आरोप बहुत ही बड़ा और बहुत ही संजीदा, आप इस देश की न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये आरोप बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। इसलिए आपको से मेरी यही विनती है कि आप ऐसे आरोपों से बचें। मैम ये भी कहा जा रहा था बॉलीवुड से, क्योंकि जब आर्यन खान को जेल हुई तमाम बॉलीवुड स्टार जो शाहरुख खान के सपोर्ट में भी उतर आए थे, चाहे वो जया बच्चन ही क्यों ना, जो थाली में छेद की बात करती हैं। तमाम बॉलीवुड जो स्टार्स हैं, स्वरा भास्कर से लेकर तमाम जो लोग हैं, उन्होंने ये तक कहा कि भाई वो 23 साल का बच्चा है, उसको क्यों फंसा रहे हो, उसको छोड़ दो। मैम, 23 साल के बच्चे को हर चीज़ की नॉलेज होती है। आप 18 साल के होते ही आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। 21 साल के बच्चे को, पुरुष को, मेल को इस देश में शादी की इजाज़त है, ठीक है। और खान समुदाय में, विशेष संप्रदाय में तो शादी की इजाज़त और भी पहले मिल जाती है। जिस व्यक्ति को ये मालूम है कि हाउ टू मेक रिलेशंस, ठीक है, हाउ टू डू एवरीथिंग, 23 साल का बच्चा IPS भी बन जाता है और IAS भी बन जाता है, ठीक है। ये आपकी अपब्रिंगिंग्स के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि शाहरुख खान की जो अपब्रिंगिंग थी, या गौरी खान उनकी पत्नी है, उनकी अपब्रिंगिंग्स में कहीं कमी है। खुद शाहरुख खान ने अपने एक बयान में बहुत साल पहले कहा था कि मैं खुद से चाहूँगा कि मेरा बेटा ऐसी सारी चीज़ों की एक बार टेस्ट ज़रूर करे कि इन सब चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है। तो ये अपब्रिंगिंग्स थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आधुनिकता की आड़ में हम कहीं अपने बच्चों को गलत परवरिश तो नहीं दे रहे, कहीं हम अपने बच्चों को संस्कारों से बहुत दूर तो नहीं लेके जा रहे। तो यहाँ पर हमारी सवाल हमारी परवरिश का है कि हमने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं। हम आधुनिकता के नाम पर या पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने के नाम पर, वही आज भारत के अंदर जो उस क्रूज़ पार्टी में हुआ, वो एक पूरी तरह से पाश्चात्य पार्टी थी। उस क्रूज़ पार्टी के अंदर वही सारी चीज़ें हो रही थी जो नॉर्मली वेस्टर्न कल्चर में वीकेंड्स पर होता है कि आप डिस्को गए, पब गए, रे पार्टीज़ में गए, आपने सारी चीज़ें एंजॉय किया और उसके बाद यू हैव टू गो इन योर रिलेशन। तो ये सब क्या है? ये क्या भारत के संस्कार हैं? तो आप जैसे ही लोग तो भारत के संस्कारों को ख़त्म कर रहे हैं। आप एक आइडल हैं, आप एक समाज के लिए एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। जनता आपको जब
स्क्रीन पर देखती है तो कभी आप हिंदू का करेक्टर लेते हैं, कभी आप मुस्लिम का लेते हैं, कभी आप सिख का करेक्टर लेते हैं, कभी आप पंजाबी का करेक्टर लेते हैं। तो जनता उस वक्त आपको उस करेक्टर में कल्प देखती है, एज्यूम करती है, और उसी करेक्टर के अंदर आपकी एक पहचान बनती है। तो आपने समाज को क्या दिया कि ये मेरी अपनी खुद की संतान है और मैं अपनी संतान को कैसी अपब्रिंगिंग दे रहा हूँ। तो ये समाज के लिए एक बहुत ही बुरा संदेश है कि जिन एक्टर्स को, जिन नेताओं को, जिन लोगों को, जिन अभिनेताओं को हम लोग अपने आइडल्स और आदर्श मान के उनको फॉलोअप कर रहे हैं, तो कृपया ऐसा अंधा अनुकरण हमारे जैसे समाज के लोगों को नहीं करना चाहिए। मैम, कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है अब कि समीर वांखेड़े जो बीजेपी के अंडर काम कर रहे हैं, जो एनसीबी है बीजेपी के अंडर काम कर रही है, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है और बीजेपी के अंडर एनसीबी काम कर रही है, इसीलिए बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है। मैम, ये सवाल बार बार उठता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में या हम 2-3 सालों से देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार है, जो शिवसेना सरकार जिसे हम कह लें, वो कांग्रेस के साथ आई, ठीक है। और कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार की आपस में हम सभी जानते हैं कि सांप और नेवले वाला व्यवहार है। तो बेसिकली हमारे जो केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार का उद्देश्य इस देश से गंदगी को रिमूव करना है, चाहे वो गंदगी बॉलीवुड से आ रही है या देश के किसी भी हिस्से से आ रही है, चाहे वो ममता बनर्जी के घर से आ रही है या कोयला मैटर्स पर आ रही है या समाज की कहीं से भी आ रही है। बेसिकली चाहे वो कश्मीर की गंदगी है, चाहे वो बांग्लादेश की है या बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है, वो कलकत्ता की है। जैसे आज आप खुद भी देख रहे होगे कि पूरे देश में हर तरफ आग लगी है, चाहे वो कश्मीर है। तो ये जो केंद्र के बीच में और ये जो जनता के बीच में या जो कांग्रेस के बीच का जो वो द्वंद्व है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन उस द्वंद्व के बीच में जो दो संप्रदाय हैं, जैसे हिंदू समाज जो है वो भारत का सबसे बड़ा संप्रदाय कहलाता है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है तो विशेष संप्रदाय के लोग आते हैं। तो इन दो संप्रदायों के बीच में एक हमेशा नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन कुछ लोग इस नोकझोंक को नफरती और सियासी रंग देकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। सिर्फ कहानी इतनी सी है कि जनता को गुमराह करो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, और जब जब वोट आए, किसी भी नेता का कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। हमेशा भोली भाली निर्दोष जनता मारी जाती है और हमेशा गरीब और मासूम इंसान ही इस नफ़रत की लड़ाई में मारा जाता है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुमन अर्पण जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। आगे आर्यन केस में और क्या कुछ नया पड़ाव आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।